कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, यानी कि इसका दूसरा जो नाम है वो है सोडा लाइम द्वारा परीक्षण, या इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो चलिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन है हमारी, और ये है कार्बोक्सिलिकेशन, और ये है NaOH प्लस CaO, यानी कि इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। अच्छा, इसको सोडा लाइम क्यों बोलते हैं? देखो, NaOH जो होता है, NaOH होता है कास्टिक सोडा, यहाँ से हमने सोडा वर्ड लिया, और जो ये CaO होता है ना, ये होता है क्विक लाइम। तो यहाँ से जो ये लाइम वर्ड आया ना, ये लाइम वर्ड यहाँ से ये आया है लाइम। तो इस तरीके से इस रिएजेंट को हम बोलते हैं सोडा लाइम। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जो H होता है, ये होता है आंशिक पॉजिटिव, और ये O होता है, ये होता है आंशिक नेगेटिव। अब सबसे पहले इससे रिएक्शन जो करता है वो करता है NaOH प्लस CaO का NaOH। अभी ये OH क्या करेगा, ये OH जाएगा इस H के पास और इससे रिएक्शन करेगा। अब आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा RCO बॉन्ड O माइनस प्लस H2O। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस रिएक्शन में पानी बन गया है, और जब हम किसी भी कंटेनर में ये रिएक्शन कराएंगे और जब पानी बन जाता है तो उसमें जो आयन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जैसे ये एक तरह का आयन है, इसके पास कौन होगा, Na प्लस है ना, ये आयन्स में टूट चुके होंगे, और कुछ इस तरीके के आयन इस कंटेनर में हमारे पास बचे होंगे। अब क्या होगा आगे, अब देखो ये आयन जो है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और हमारे पास आएगा यहाँ पर क्या, RCO माइनस, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, यानी कि अनुनाद होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर ये जो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड वाले, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर जाकर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बनेगा R नेगेटिव चार्ज, ये हमारा मध्यवर्ती है, और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा CO2। अब क्या होगा, ये जो CO2 है ना, ये CO2, ये जब हम इस कंटेनर में जब रिएक्शन करते हैं प्रैक्टिकली रूप से, तो होता ये है कि ये CO2 ज़्यादा निकलने लगती है। तो इस CO2 को कंट्रोल करने के लिए, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, इसमें डाल देते हैं, इस कंटेनर में क्या डाल देते हैं, CaO, यानी कि क्विक लाइम। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है CaO का। CaO को डाल दिया तो ये बन जाएगा CaCO3। अब जैसे ही मैं CaO को डाला और यहाँ पर बनेगा CaCO3, कुछ इस तरीके से, ये CaCO3 यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है, और इसी कारण पानी के रूप में लिक्विड बनाए ये वाइट कलर का हो जाता है बेटा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दूधिया रंग का। अब हमारे पास क्या बचा, ये R माइनस बचा। अब इस R माइनस का क्या हुआ, तो पहली चीज तो आप इसको ये ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। H2 एक्चुअल में हमारे पास अब कंटेनर में पानी बचा है, और उसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग क्यों होता है, CaCO3 के कारण। तो यहाँ पर जो बचा है वो है हमारे पास H2O। अब इस H2O को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, O माइनस H प्लस। हाँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, RH। ओके, यही तो हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है। और ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस बाहर निकल जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस मैकेनिज्म में, तो यहाँ पर हमने OH माइनस को अंदर लिया था इस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर हमने OH माइनस को बाहर कर दिया, यहाँ पर हमने उसे आउट कर दिया, और यहाँ पर हमने उसको इन किया था। तो किसी भी रिएक्शन में H2O में, चाहे वो H प्लस हो या OH माइनस हो, जब भी हम किसी H प्लस को या OH माइनस को अंदर लेते हैं तो एट द एंड उसे बाहर कर देते हैं। यह हमारे मैकेनिज्म को सही करने का प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो कार्बन एनायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। अब इसके ही सिलसिले में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो
ये अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होती है कार्बन एनायन के स्थायित्व पर। तो इसमें हम क्या करना है, इसमें हमें कार्बन एनायन का स्थायित्व ज्ञात करना है। जैसे हम कार्बन एनायन बनाएंगे हमें कार्बन एनायन का स्थायित्व देखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें डी कार्बोक्सिलेशन की दर की तुलना कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं फिर। अब देखो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा या इस पूरे को हटाऊंगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होगा, इस पूरे को हटाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इसको भी हटाऊंगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या नेगेटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है sp3 और ये है sp2 और ये है sp। अब sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर होता है वो किस तरीके से होता है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, sp2 की उससे कम और सबसे कम जो होती है उनमें तीनों में sp3 की होती है, इसकी sp3 की। तो सबसे जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर ऋण आयन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर सबसे स्टेबल कौन है, C और फिर B और फिर A। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा, फिर इसको हटाऊंगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा। अब इस पर जो हम इफेक्ट देखेंगे, अब यहाँ पर कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं। पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अब हम आई इफेक्ट देखेंगे, आइसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर तो कोई आई इफेक्ट क्या है, यहाँ पर आई इफेक्ट 0 है और यहाँ पर इसका लग रहा है प्लस आई। ओके, और इधर भी इसका प्लस आई लग रहा है और इधर भी इसका प्लस आई लग रहा है। तो यहाँ पर जो प्लस आई लग रहा है वो 2 बार लग रहा है, एक बार और ये 2 बार, ये बार 2 बार, और यहाँ पर इस पर तो एक बार लग रहा है और इस पर 0 है। पहली चीज तो जो नेगेटिव आयन होता है उसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है या फिर उसको घटाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर लग रहा है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कि सबसे कम स्टेबल, और ये उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल, और यहाँ पर तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है तो ये तो और अच्छा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा A, B और C। यही इसकी रिएक्शन का रेट होगा, यानी कि यही इसका क्रम होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर बार की तरह यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज लगा लूंगा, इस बार भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा लूंगा और अब देखो आपकी ये जो है ये अप्लाई प्लस आई इफेक्ट नहीं, ये अब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये भी इधर भी ऐसा ही होगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट ही लगा रहा होगा क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और ये थोड़ा कम आई इफेक्ट लगाएगा। अब माइनस आई जो होता है वो ऋण आयन को स्टेबल करता है, इसलिए अगर ये A है और अगर ये B है तो क्रम क्या हो जाएगा, B बड़ा है A से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ से भी ये हटाऊंगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा। अब हो क्या रहा है, 1 2 और 3 4, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है और ये एरोमेटिसिटी की ओर जा रहा है, यानी कि ये तो एरोमेटिक बन जा रहा है, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये B जो है ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये यहाँ से मैं हटाऊंगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हटाऊंगा और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये हटाऊंगा और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये हटाऊंगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। ये जो है ये इस पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये इस पर प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, और ये बहुत शानदार तरीके से माइनस M इफेक्ट लगाता है। ये Cl कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस I इफेक्ट लगा रहा है हमेशा की तरह, और H जो है वो 0 इफेक्ट लगा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस ज़्यादा स्टेबल करता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो C हो जाएगा। फिर